हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। तो यहाँ पे मैं आपको प्रागैतिहासिक काल दिखा रही थी, जहाँ पे हमने पूरा पाषाण युग को बहुत ही डिटेल में समझा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही डिटेल में पूरा थ्योरी आपको करवाया गया है। अब देखिए, इस वीडियो में मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग का समराइज करके बताऊंगी, जहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो बिल्कुल कंसाइज वे में लेके चलूँगी। ये बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा, रिवीजन क्लास रहेगा। इसको आप देख लेंगे तो आपका जो एक आपने जितना भी पढ़ा है, जितना भी थ्योरी मैंने आपको करवाया, वो एक बार में आपका रिवीजन हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आपको पूरा पाषाण युग समझ में आ जाएगा। और आगे की चीज़ें भी समझ में आएगी कि कैसे इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, किस प्रकार से, और अलग टॉपिक आपका निकल के आएगा। तो इसलिए आपको ये वीडियो देखना इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। अब आपको ये पता है कि हिस्ट्री में आपको टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, जहाँ पे एनसीईआरटी का क्लास 6 से 12 तक का पूरा समायोजन आपको एक एक टॉपिक में देखने को मिलेगा। और ये सबसे बेस्ट तरीका है आपका तैयारी करने का, और इसीलिए मैं आपके साथ ये लेकर आई हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे चैनल पे ये देख सकते हैं। तो पसंद आ रहा है लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा पाषाण युग पहले देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कल इससे पहले जो 3 क्लास हमने लिया पूरा पाषाण युग का, पूरा पाषाण युग का, तो उसमें हमने बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो इससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो आज हम देख रहे हैं कि पूरा पाषाण युग में क्या समराइज है, क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ये पीसीएस लेवल के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, जो चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ, इतना डिटेल में है ये। ठीक है, तो इसको फटाफट से हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो कितने वर्ष पूर्व मानी गई है, तो 4600 मिलियन वर्ष पूर्व मानी गई है, जबकि पृथ्वी पर 3500 मिलियन पूर्व जीवन अस्तित्व में आया। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन वहाँ पर जीवन संभव जो है वो जीवन अस्तित्व में 3500 मिलियन वर्ष बाद आया। ठीक है, ये इतनी बातें क्लियर है। अब प्रथम मानव जो है वो लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले आया, जो कि लंगूर जैसा था। कैसा था? लंगूर जैसा था। मानव विकास के क्रम में लगभग 6000 से 60 लाख वर्ष, 6 करोड़ से 60 लाख वर्ष होमिनिडास नामक जीव दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में रहता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। होमिनिडास, होमिनिडास जो होता है ये क्या है? ये आपका दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में सबसे पहले यही मानव थे जो लंगूर के रूप में थे। तो ये बातें आपको बताई जा रही है। तो ये विकास क्रम जुड़ा 6 करोड़ साल पहले से लेकर के 60 लाख वर्ष तक जो है ये पूरा होमिनिडास मानव जीव यहाँ पे पाया गया। प्राचीनतम मानव के रूप में जिस जीव का विकास हुआ था वह तकरीबन 30 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुआ था। ठीक है, प्राचीनतम मानव का जो विकास हुआ वो 30 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुआ था। मानव विकास के क्रम में ऑस्ट्रोलोपैथिकस नामक प्राणी को महत्वपूर्ण माना गया है। अब देखिए, प्राचीन पूरा पाषाण काल था, तो इस समय में मानव जीव जो है खेती करना, आग जलाना, बर्तन बनाना, ऐसी कलाएं उनके पास नहीं थी। उनको इन सभी चीज़ों का ज्ञान नहीं था, क्योंकि अभी आप एकदम स्टार्टिंग पे भी चल रहे हैं। और आपको पता है कि पूरा पाषाण को 3 भागों में बांटा गया है। तो कैसे क्या क्या है अभी पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा इससे, तो इसको समझिएगा। संभवतः ऐसे फलों, सब्जियों, कंदमूल और खाद्य संग्रह पर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे जो जंगलों में उपजते थे। ठीक है, वो खेती नहीं करते थे, आग भी नहीं जलाते थे, बर्तन भी नहीं बनाते थे। तो क्या हुआ फिर? धीरे धीरे आया आपका पूरा पाषाण काल। अभी आप इतनी चीज़ें कहाँ देखें? पूरा पाषाण काल के अंदर जो प्राचीन पूरा पाषाण काल था, हमने आपको बताया। देखिए, एक बार मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा बताती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये पाषाण कालीन सभ्यता है। ठीक है, पाषाण कालीन सभ्यता में आपका 3 होता है, 3 पार्ट होता है इसका। एक होता है एक मध्य और एक नवपाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब ये पूर्व पाषाण काल के भी 3
होते हैं, जिसमें आता है प्राचीन, मध्य और नव। ठीक है, क्लियर है अब आपको? तो प्राचीन जो पूर्व प्रशांत काल था, इसमें आपका क्या क्या, खेती करना भी नहीं होता था, आग जलाना भी नहीं होता था, बर्तन बनाना भी नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लंगूर के रूप में जो है मानव का विकास धीरे धीरे हो रहा था, और वो फल सब्जी कंदमूल जैसे खाद्य संग्रह पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। फिर धीरे धीरे मध्य पूरा पाषाण काल का समय आया, जो लगभग 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए 8 सहस्त्राब्दी वर्ष मानव विकास के क्रम होमो इरेक्टस अस्तित्व में आया। ठीक है, कौन सा आपको बताया गया पहले ही कि सारे मानव का नाम आपको, तो किस प्रकार से मानव विकास का क्रम विकसित हुआ। तो होमो इरेक्टस अस्तित्व में आया, संभव है। यह काल पूरा पाषाण युग का मध्यकाल लगभग 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व था। इस समय मानव जीव क्या करते थे, पत्थर का उपयोग करने लग गया था। ठीक है, पत्थर का उपयोग करने लग गया था। मध्य पूरा पाषाण, अभी हम पढ़ रहे हैं पूरा पाषाण ही। ठीक है, अभी हम पूरा पाषाण ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि अब क्या हो रहा है, तो पूरा पाषाण के अंदर मध्य पूरा पाषाण में पत्थर का उपयोग होने लगा। पत्थर की बनी हुई हाथ की कुल्हाड़ी और आग की खोज इस समय पे महत्वपूर्ण थी। तो मध्य पूरा पाषाण में ही आपका आग का खोज हुआ था। अभी तक जो है मानव पशुपालन और खेती से बिल्कुल अनभिज्ञ था, उन्हें कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। और हालांकि उन्हें भाषा का ज्ञान हो गया था, इसीलिए इस युग को शिकार एवं खाद्य संग्रह युग के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। इसके बाद छोटा सा आपका आता है उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, हाँ उत्तर होता है आपका। ठीक है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस दक्षिण अफ्रीका में उत्तर पूरा पाषाण युग यानी पूरा पाषाण युग के अंत में अस्तित्व में आए, और हिम युग की अंतिम अवस्था थी जब बर्फ पिघलने लगी थी। तो ये पूरा पाषाण में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। और नेक्स्ट आपका आता है मध्य पाषाण युग, जो कि आपका 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व माना जाता है। पूरा पाषाण युग के पश्चात मध्य पाषाण युग की शुरुआत होती है। यह युग उत्तर पाषाण काल के अंत और नव पाषाण काल के मध्य का काल है। ये तो आपको पता ही होगा, हमने आपको भी बताया कि पहले आता है आपका पूरा पाषाण, फिर आता है मध्य पाषाण, फिर आता है नव पाषाण। अब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटे से मैं बता रही हूँ। तो इस समय जलवायु गर्म होने लग गई। जलवायु परिवर्तन में जीव और वनस्पति में परिवर्तन आए। पर्याप्त वर्षा व सघन वनस्पति ने मानव जीवन को एक नया अध्याय आरंभ किया। और इस समय पे क्या होने लगा, मानव पशुपालन का ज्ञान इसे हो गया, और उनके द्वारा पहला पाला गया पशु कौन था, कुत्ता। इसलिए इसे पशुपालन युग भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य पाषाण युग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है, और शिकार यानी कि पूरा पाषाण युग की देन है, और इसके के लिए बने गए हथियार अभी भी पत्थर या पाषाण के ही थे। मानव को अभी खेती या धातु का ज्ञान नहीं था। तो मध्य पाषाण युग में भी खेती और धातु का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। किसका ज्ञान विकसित हुआ, पशुपालन का ज्ञान विकसित हुआ था। और शिकार तो कर ही रहे थे, हथियार वगैरह वो पत्थर के ही बना रहे थे, अभी तक धातु वगैरह पर वो नहीं आए थे। तो मध्य पाषाण आपका क्लियर है, छोटा सा मैं आपको बता दिया मैंने ताकि आपको याद रहे, क्योंकि पिछले क्लासेस में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, हो सकता है चीज़ें बहुत स्किप हो जाती है दिमाग से। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, जो कि इसका एक रूट है जो आपको पता होना चाहिए। अब आता है आपका नवपाषाण युग। नवपाषाण युग का समय क्या है, 7,000 से 7,000 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मध्य पाषाण युग के पश्चात नवपाषाण युग का उदय होता है। इस युग में मानव जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया। खेती के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गया। तो बर्तन बनाना और खेती करना ये दोनों कहाँ पे विकसित हुआ, नवपाषाण युग में। ठीक है, और मानव द्वारा पहला उपयुक्त अनाज क्या था, जौ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, क्योंकि नवपाषाण युग के लोगों को अन्न उगाने का श्रेय जाता है, इसलिए इस युग को अन्न उत्पादक युग भी कहा जाता है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट करेंगे। नवपाषाण युग में मानव को धातु का ज्ञान हो गया था। वे लोग धातु और पत्थर शिल्प के कुशल कारीगर बने।
काल के अंत तक उन्हें कताई और बुनाई का भी ज्ञान हो गया था। तो मानव अब सामाजिक ढांचे में ढलने लग गया था। अंतिम संस्कार और धार्मिक क्रियाकलाप भी अस्तित्व में आने लगा। अमृत मानव शरीर को अस्थि कलश में अपने घर के नीचे उत्तर दक्षिण की स्थिति में समाधिस्थ करते थे। साथ ही देवी देवताओं की पूजाएं भी होने लगी। तो नवपाषाण युग आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे देखिए कितनी अच्छे से जो है चीज़ें विकसित होने लगी थी। अंतिम संस्कार होने लगा था, धार्मिक क्रियाकलाप बढ़ गए थे। हालांकि मध्य पाषाण काल में पहली बार मानव कंकालों को विधिवत रूप से दफन करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मध्य काल में ही पहली बार मानव कंकालों को विधिवत रूप से दफन करने की क्रिया शुरू हुई थी। इतनी बातें क्लियर है आपको? तो बस इतना ध्यान रखिए कि धातु के आधार पर समय को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। तो क्या होता है आपका ताम्र युग में आपका तांबा का युग, कांस्य युग में आपका हड़प्पा सभ्यता है, लौह युग इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो ये पूरा आपको आगे चलने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको तांबे का युग पढ़ाया जाएगा। मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाली सबसे पहले धातु कौन सी थी? तांबा, ये भी याद रखेंगे। वह पाषाण व तांबे का साथ साथ प्रयोग करने लगे, इसलिए इस धातु के प्रारंभिक उपयोग को ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता नवपाषाण काल के कांस्य युग से संबंधित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं 2 बार स्टार मार्क करती हूँ और आपको ये नोट करना है, ठीक है। तो ये आपके नवपाषाण काल के ही अंदर आता है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहते हैं, ये नवपाषाण काल के कांस्य युग से संबंधित है, ठीक है। तो ताम्र युग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, कांस्य युग से संबंधित है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हड़प्पा करेंगे ना तो बहुत ही डिटेल में करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और डिटेलिंग से करना मैं चाह रही हूँ इसलिए क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि TRE 4 का जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर होगा, आपका वैकेंसी आपकी ज़रूर आएगी। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे अभी सोशल मीडिया में चल रहा है कि आएगा नहीं आएगा, पर डेफिनेटली आपकी जो है TRE 4 आएगी, क्योंकि अभी आपके चुनाव होने हैं और इस टाइम पे सरकार कोई रिस्क नहीं ले सकती है। तो ये आप मान के चलिए, देखिए टाइम लगेगा ना, 2025 में चुनाव होना है और बहुत लास्ट में चुनाव होना है। तो इसीलिए उनका टारगेट ये है कि खींच खाच के टाल मटोल करके जो है उसको लास्ट तक लेके आए, अगस्त सितंबर तक लेके आए, ताकि अगस्त सितंबर में रिजल्ट आए, ताकि उनका एकदम नया नया रहे और वो उस समय पे नियुक्ति पत्र बांटेंगे और फिर वो चुनाव रहेगा उस टाइम पे। तो ताज़ा ताज़ा रहता है तो लोगों को याद रहता है कि किन्हें वोट देना है। तो ये सब खैर जो है पॉलिटिक्स है, तो ठीक है, इस पे नहीं जाते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि TRE 4 आपका ज़रूर आएगा। तो बिल्कुल पढ़ाई अपना शुरू कीजिए। मैं आपको इसीलिए डिटेल में क्लासेस लेके आ रही हूँ ताकि किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं बचे आपके पास जो एक्स्ट्रा पढ़ना हो। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। जितनी चीज़ें करवा रही हूँ उसके नोट्स बनाइए। अगर पॉसिबल होगा, अगर आपको मुझे लगेगा कि इसके पूरे वीडियो आपको जितने मैंने बनाए हैं इसके PDF भी आपको देने चाहिए, तो वो भी आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे। चलिए मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। ये पूरा जितना भी मैं आपको हिस्ट्री का पढ़ाऊँगी, इसका पूरा नोट्स ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ताकि आप इसका रिवीजन कर सके। अगर आप नहीं लिख पा रहे, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आपके पास एक रहना चाहिए, ठीक है, ताकि बहुत ही सहूलियत होगी आपको इस चीज़ से। तो टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। क्लियर है? तो ये मैं आज या कल तक जो है ये पूरा पाषाण युग, जितना भी आपका पाषाण कालीन सभ्यता है, इसका पूरा मैं PDF डाल दूँगी, ठीक है, ताकि आप पढ़ सकें। तो ये आपको बस करते रहना है। जितनी चीज़ें करा रही हूँ प्लीज़ अब सोना छोड़ दीजिए। मैं तो यही बोलूँगी कि ऐसा कंपटीशन हाई हो गया है कि आपको मिनिमम, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मिनिमम आपको कम से कम 4 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। 4 घंटा, मैं आपको ज़्यादा नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ 8 घंटा 10 घंटा आप पढ़िए, लेकिन 4 घंटा जो है आप कंटिन्यूसली रखिए अपने स्टडी को। चाहे वो दिन हो, रात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, त्यौहार हो, शादियाँ हो, जो भी हो, ठीक है। ये 4
घंटे आपके लिए अपने होने चाहिए जो आप पढ़ाई में लगाएंगे। और ये आपको अभी से करना होगा, बिल्कुल नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। बस ये मान के चलिए कि नोटिफिकेशन तो आपका ज़रूर आएगा TRE 4 का, ठीक है, क्योंकि TRE 3 आपका प्रोसेस कंप्लीट ही हो गया है और हार्डली जो है जनवरी लेके जाएंगे, वो जनवरी तक तो ज्वाइनिंग करा देंगे और इसके बाद वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। फिर सरकार के पास कुछ बचेगा नहीं, तो TRE 4 तो वो लेके आएंगे ही आएंगे। इसीलिए अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और ये मान के चलिए, देखिए पढ़ाई आपकी कभी भी वेस्ट नहीं होगी, ये आप याद रखिए। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो और अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आपके आने बाकी हैं, तो ऐसा पढ़िए कि एक बार में सारे एग्ज़ाम निकले आपके, ठीक है। मेहनत इतनी लगा दीजिए, ज़ोर लगा दीजिए ताकि समय पे आपके रिज़ल्ट हो सकें। और उसका ही रिज़ल्ट होता है जो कुछ एक्स्ट्रा करता है, वो एक्स्ट्रा आपका यही है कि वो समय पे पढ़ता है, निरंतर पढ़ता है, लगातार मेहनत करता है, ठीक है। और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप सभी के साथ यहाँ पे जुड़ी हूँ, आपको ही हेल्प करने के लिए, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप तक उपलब्ध कराने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ और रहूँगी। तो इसलिए जितनी भी चीज़ें मैं आपको करा रही हूँ इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। रोज़ का रोज़ आपको नोट्स बनाना है। नोट्स अगर अपना बनाएंगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। आपको बिल्कुल शॉर्टकट में नहीं जाना है, शॉर्टकट में जाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपके सहूलियत के लिए मैं आपको PDF ज़रूर दे दूँगी ताकि आप बाद में भी इसका नोट्स वगैरह बना सकते या इसके रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो इसकी पूरी PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लियर इतनी बातें? तो पूरा हिस्ट्री आपका कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी, ताकि इसके बाद हम इसका भरपूर क्वेश्चन कर सकें। बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करवाऊंगी, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ये ताम्रपाषाण मैं आपको करवा दूंगी। इसके बाद जो है इसका पूरा क्वेश्चन भी एक बार लेके आऊँगी, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा भी, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, ताकि एक आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मुझे समझ में आया, ये 3 दिन जो मैंने पढ़ा उसमें कुछ मुझे पता चला या नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि थ्योरी के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते जाएं क्वेश्चन का, ताकि आपको समझ में आए, है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं, इस सभी को लेके चलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको पूछनी हो वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।